नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको थर्मल इंसुलेशन के बारे में बताएंगे। थर्मल इंसुलेशन क्या है, इसमें कौन कौन से मटेरियल का उपयोग होता है, वह मटेरियल कैसे बनता है और थर्मल इंसुलेशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल इंसुलेशन क्या है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है गर्मी को रोकना, मतलब दो जगह के बीच जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे रोकना, जो हम थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल से कर सकते हैं। अगर हमने कोई कमरा या चेम्बर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया है तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती और अंदर का कूलिंग यानी कि ठंडक मेंटेन रहती है। अब हम बात करेंगे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के मटेरियल होते हैं जो थर्मल इंसुलेटिव होते हैं, जैसे कि रॉक वूल, ग्लास वूल, पॉलीयूरेथेन फोम, सेल्यूलोज, पॉलीस्टायरीन वगैरह। आज हम बात करेंगे रॉक वूल और पॉलीयूरेथेन फोम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे रॉक वूल के बारे में, ये कैसे बनता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। रॉक वूल, जिसे स्टोन वूल भी कहा जाता है, जो स्टोन यानी कि पत्थर से बनता है। बेसाल्ट यानी कि काला पत्थर, डोलोमाइट पत्थर, बॉक्साइट पत्थर और कई अलग प्रकार के पत्थर और मिनरल्स को 1500 डिग्री तापमान पे पिघलाया जाता है और इसका लावा बनाया जाता है। फिर इस लावा को स्पिनिंग मशीन में डालकर इसके रेसे बनाए जाते हैं। उस रेसों को इकट्ठा करके गद्दा बनाया जाता है, जिसे मिनरल वूल यानी कि रॉक वूल कहा जाता है। फिर इसे कंप्रेस करके इसकी पैनल्स बनाई जाती है, जिसे हम रॉक वूल पैनल कहते हैं, जिसका उपयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में थर्मल इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन के लिए किया जाता है। ये रॉक वूल पैनल से हम साउंड प्रूफ कमरे, सिनेमा घर और लेबोरेटरी बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक वीडियो जिसमें रॉक वूल पैनल से एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी बनाई गई है।
तो दोस्तों आपने देखा कि रॉकवूल पैनल से सारी दीवारें और सीलिंग बनाई गई है, जिससे हमें एक साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट मिलता है। ऐसे ही अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर हैमर मशीन लगी हुई है जो बहुत आवाज़ करती है, जिसकी वजह से आसपास काम करने वाले वर्कर्स को बहुत परेशानी हो रही है, तो दोस्तों हम रॉकवूल पैनल से इस मशीन को कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन की आवाज़ बाहर नहीं आती। देखिए ऐसा ही एक वीडियो जिसमें हैमर मशीन को रॉकवूल पैनल से कवर किया गया है।
इस प्रकार से हमें रॉकवूल पैनल से थर्मल एवं साउंड इंसुलेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की, जो है पॉलीयूरेथेन फोम, जिससे पफ पैनल बनती है। आइए जानते हैं पफ पैनल के बारे में। पफ पैनल क्या है, ये कैसे बनता है, इसके फायदे क्या क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पफ पैनल क्या है। पफ यानी कि पॉलीयूरेथेन फोम, जो दो केमिकल से बनता है, पॉलीओल और आइसोसाइनेट। और ये पफ के दोनों साइड PPGI शीट यानी कि प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट होती है और इसीलिए इसे इंसुलेटेड सैंडविच पैनल भी कहा जाता है। दोस्तों, पफ पैनल दो प्रकार की होती है, एक कंटिन्यूस पैनल और दूसरा डिसकंटिन्यूस पैनल। अब ये जो कंटिन्यूस लाइन है उसमें पैनल कंटिन्यूसली बनती जाती है और हमें जो लेंथ चाहिए वो हिसाब से ऑटोमेटिकली वो कट होती रहती है। दूसरी होती है डिसकंटिन्यूस पैनल, जिसमें हमें जो लेंथ चाहिए होती है वो हिसाब से पहले PPGI शीट कट होती है, फिर उसे प्रेस मशीन के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर पफ फिल किया जाता है। अब ये जो कंटिन्यूस पैनल है उसकी चौड़ाई यानी कि उसका पन्ना 1 मीटर होता है और उसकी लंबाई हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, जबकि डिसकंटिन्यूस पैनल जो होती है उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि ये मैन्युअली बनता है। दोनों ही पैनल की मोटाई जो है वो 30 mm से लेके 150 mm तक होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसकी मोटाई सिलेक्ट करते हैं। ये जो पफ पैनल है वो एक प्रकार का थर्मल कंडक्टिव मटेरियल है, यानी कि हीट इसके आर पार नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती है और हमारा अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है। हमें अंदर जितना कूलिंग मेंटेन करना होता है वो हिसाब से हम पफ पैनल की मोटाई सिलेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम पफ पैनल पार्टीशन कर रहे हैं और हमें एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करना है, यानी कि 25 से 30 डिग्री ही मेंटेन करना है अंदर का टेम्परेचर, तो हम 40 से 50 mm थिकनेस वाली पफ पैनल लगाएंगे। अगर हम कोई प्री कूलिंग चैम्बर या फिर राइपनिंग चैम्बर बना रहे हैं जिसके अंदर हमें 15 से लेके 22 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हम 60 mm से लेके 80 mm थिकनेस वाली पफ पैनल लगाएंगे। और अगर हम कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जिसके अंदर हमें 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो दोस्तों हम 100 mm थिकनेस वाली पफ पैनल लगाएंगे। इसी तरह अगर हम कोई फ्रोजन चैम्बर बना रहे हैं जिसके अंदर का टेम्परेचर हमें नेगेटिव चाहिए, यानी कि माइनस में चाहिए, -5 से लेके -20 तक, तो दोस्तों हम 120 mm से लेके 150 mm थिकनेस वाली पफ पैनल लगाएंगे। पफ पैनल की थिकनेस यानी कि मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पफ पैनल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा कूलिंग लॉस कम होगा और हम हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे पफ पैनल के फायदे और एडवांटेजेस। सबसे पहले तो ये वजन में बहुत हल्का होता है, जिससे हमारी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा डेड लोड नहीं आएगा और हम एक मजबूत स्ट्रक्चर बना पाएंगे। दूसरी बात, इसके ऊपर वेदर की कोई इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये पफ पैनल जो है वो 100% वेदर प्रूफ है। बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, ठंड हो या फिर बारिश हो, इसकी कोई असर हमारी बिल्डिंग पे नहीं होती है। दोस्तों, इसका और एक फायदा ये है कि पफ पैनल से कोई भी स्ट्रक्चर हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और ये 100% रीयूजेबल है, यानी कि इसे एक जगह से खोल के हम दूसरी जगह पे लगा भी सकते हैं और हमारा कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये पफ पैनल कहाँ कहाँ यूज होता है और हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों, पफ पैनल का उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है, क्योंकि ये बहुत मजबूत, वजन में हल्का और दोबारा यूज होने वाला मटेरियल है और थर्मल कंडक्टिविटी इसका सबसे बड़ा फायदा है और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन में होता है। ये पफ पैनल इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल पार्टीशन में भी यूज होता है। जैसे कि कोई बड़ी फैक्ट्री हो जिसके अंदर किसी एरिया को हमें 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हम पफ पैनल से पार्टीशन लगा सकते हैं और इसकी सीलिंग भी हम पफ पैनल से ही बना सकते हैं, जो वॉकेबल सीलिंग होती है उसके ऊपर हम चल सकते हैं और ये थर्मल कंडक्टिव भी होती है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में ऊपर की गर्मी नीचे नहीं आती और हमारा नीचे का एरिया ठंडा रहता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज में भी पफ पैनल का बहुत यूज़ होता है
अगर कोई क्लीन रूम सेटअप करना हो, कोई डस्ट फ्री एनक्लोजर बनाना हो, इन सब में पफ पैनल ही यूज़ होती है। कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हमें कोई ऐसा एरिया चाहिए जो साफ सुथरा और ठंडा हो, तो ये हम पफ पैनल से ही बना सकते हैं। दोस्तों, पफ पैनल से हम हमारी ऑफिस भी बना सकते हैं। ऑफिस में अलग अलग केबिन बना सकते हैं, ऊपर फॉल सीलिंग भी डाल सकते हैं, जो कि दिखने में एकदम अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही कम समय में इंस्टॉल भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें छत पे पेंट हाउस बनाना है, किसी गार्डन के अंदर शेल्टर बनाना है, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में अलग अलग कमरे बनाने हैं, ये सब हम पफ पैनल से बना सकते हैं। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर से पफ पैनल वाला स्ट्रक्चर बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये मटेरियल वजन में हल्का, मजबूत और थर्मल कंडक्टिव होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी है, जिसकी वजह से आजकल ये बड़ी बड़ी स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी में भी यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पफ पैनल भी एक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसका उपयोग कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल पार्टीशन, फॉल सीलिंग, फार्मा क्लीन रूम, पेंट हाउस, ऑफिस पार्टीशन और लेबोरेटरीज बनाने में होता है। सबसे पहले जानते हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के फ़ायदे क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, इसे बनाने का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, और इसे बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कितनी लागत लगती है। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। कोल्ड स्टोरेज यानी कि शीत गृह, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर यानी कि तापमान बाहर के वातावरण से ठंडा होता है, जिसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और इसी तरह से अंदर का मॉइस्चर यानी कि नमी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की दीवार और सीलिंग पफ पैनल से बनी होती है, जिसकी वजह से कूलिंग लॉस नहीं होता और अंदर रखी चीज़ें खराब नहीं होती। अब हम जानेंगे ये कोल्ड स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज और दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज। अब ये जो पॉजिटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होता है और उसकी टेम्परेचर रेंज 2 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक होती है। नेगेटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज जो है, उसके अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है और उसकी टेम्परेचर रेंज -1 से लेकर -25 तक होती है। अब हम आपको बताएंगे कि कोल्ड स्टोरेज में हम क्या क्या रख सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे दो प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं, एक इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज और दूसरा एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज। इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है। केमिकल, मेडिसिन और डेयरी प्रोडक्ट जैसी कई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ है, जिसे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहां खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो उसका स्टॉक करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज लगता है। अगर कोई आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है जहां आइसक्रीम और कई दूसरी प्रोडक्ट्स बनती है, तो उसे स्टोर करने के लिए माइनस टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज लगता है, जिसे फ्रोजन चैम्बर भी कहा जाता है। कुछ कंपनी में तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ कोल्ड एनवायरनमेंट में ही होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, उसे प्रोसेस करने के लिए पूरी प्रोडक्शन लाइन को ठंडा रखना पड़ता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसका स्टॉक करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसी तरह का एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज होता है, जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है, जिसमें फूल, फल और सब्जियां होती है। कुछ कमोडिटीज़ को कम समय के लिए स्टोर किया जाता है, जिसे शॉर्ट टाइम स्टोरेज कहा जाता है, जिसका स्टोरेज टाइम 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का होता है। दूसरा है लॉन्ग टाइम स्टोरेज, जिसमें 2 महीने से लेकर 8 महीने तक का स्टोरेज टाइम होता है, जिसमें आलू, सेव, महुआ, प्याज और लहसुन जैसी कमोडिटी स्टोर की जाती है। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज में इंडियन स्पाइसेस यानी कि मसाले भी स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि जीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च, अजवाइन, इमली, कश्मीरी मिर्च, सूखी हल्दी, अदरक पाउडर, खजूर और गुड़ जैसी कई सारी कमोडिटी स्टोर हो सकती है। और इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज को ड्राई कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर सूखी हवा रहती है और नमी बिल्कुल नहीं होती,
जिसकी वजह से यह कमोडिटीज़ ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक वैसी की वैसी ही रहती है। कोल्ड स्टोरेज को सूखा रखने के लिए उसके अंदर डीह्यूमिडिफायर लगाया जाता है जो अंदर की नमी को सोख लेता है। अब हम जानेंगे कोल्ड स्टोरेज के फ़ायदे और एडवांटेजेस। कोल्ड स्टोरेज के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर रखी चीज़ें ख़राब नहीं होती, खास करके फूल और सब्जियां, जिसकी सेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज का एरिया साफ़ सुथरा होता है और बाहर से कोई इन्फेक्टेंट यानी कि कीड़े मकोड़े और चूहे अंदर नहीं आ पाते और हमारे मटेरियल को ख़राब नहीं कर पाते। कोल्ड स्टोरेज में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अलावा अंदर जो गैस होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अंदर का ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और नाइट्रोजन लेवल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे CA यानी कि कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, जिसके अंदर महंगे फूल, सब्जियां और फलों को स्टोर किया जाता है जो लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा किसानों को भी होता है। किसान अपने खेत में फल और सब्जी उगाता है और उसे बेचते समय सही दाम नहीं मिल पाता, तो वो अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है और सही दाम होने पर उसे बेच सकता है, जिससे किसान को अपना मुनाफा ज़्यादा मिलता है। हमारा देश एक खेती प्रधान देश है, जहाँ करोड़ों किसान खेती करते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं और तैयार होने पर मंडी में बेच देते हैं। लेकिन उसमें से कई सारी फसल सीजनल होती है, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही होती है, पर उसकी खपत पूरे साल तक रहती है। सीजन के समय यह फसल बहुत सस्ती होती है और किसान को ज़्यादा दाम नहीं मिल पाता और कई बार तो लाखों टन अनाज और दूसरी कमोडिटीज़ खराब होकर सड़ जाती है और फेंक देनी पड़ती है। इसीलिए हमारी सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी भी दे रही है, ताकि ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बने और किसान का अनाज एवं दूसरी कमोडिटीज़ स्टोर हो सके और नुकसान ना हो, जिससे वह आगे आए और देश का भी विकास हो। दोस्तों, अब हम कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। कोल्ड स्टोरेज 5 मेट्रिक टन से लेकर 15,000 मेट्रिक टन तक का होता है, जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। अगर कोई कंपनी कोल्ड स्टोरेज बना रही है तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज बनवाएगी। अगर कोई किसान कोल्ड स्टोरेज बना रहा है तो वो अपने खेत में होने वाली फसल के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज लगाएगा। अगर कोई व्यापारी बना रहा है तो वो अपने खपत के हिसाब से छोटा या बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगवाएगा। कुल मिलाकर बात ये हुई कि कोल्ड स्टोरेज हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, हमारी रिक्वायरमेंट और जगह के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाने की पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आती है ज़मीन, जहां हमें कोल्ड स्टोरेज बनाना है। तो अगर हम कोई छोटा कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 5 टन से लेकर 100 टन तक की है, तो हमें 300 से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया लगेगा। लेकिन अगर हम कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 2,000 से लेकर 5,000 मेट्रिक टन तक की है, तो दोस्तों हमें 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें स्टोरेज कारपेट एरिया के अलावा सॉर्टिंग एरिया, लेबर क्वार्टर, ऑफिस एरिया भी बनाना पड़ेगा। और हमें ट्रक मूवमेंट के लिए भी बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टोरेज में बड़ी गाड़ी आती है और सीज़न के टाइम तो 2 से 5 गाड़ी भी आ सकती है। तो जिस जगह पर हमें कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ सबसे पहले सिविल कंस्ट्रक्शन किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज का फ्लोरिंग तैयार किया जाता है। अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो सिंपल RCC फ्लोरिंग से काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई 2 या 4 फ्लोर वाला बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन रहा हो तो वो हिसाब से पहले इसकी पाइलिंग होती है, फिर इसके ऊपर फुटिंग होता है, बाद में कॉलम भरी जाती है, फिर सारी कॉलम को प्लिंथ बीम से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें मट्टी की फिलिंग होती है और फाइनली हमारा फ्लोरिंग तैयार होता है। ये फ्लोर तैयार होने के बाद इसके ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जाली वाले फ्लोर बनाए जाते हैं। वो फ्लोर लकड़ी या फिर लोहे के पतले पाइप से बनते हैं। इस तरह से पूरा लोहे का कंकाल तैयार किया जाता है।
स्ट्रक्चर का काम पूरा होने के बाद इंसुलेशन का काम चालू होता है, जिसमें पफ पैनल से सारी दीवारें और रूफ को इंस्टॉल किया जाता है। अगर बीच में पार्टीशन लगना है तो वो भी पफ पैनल से ही बनाया जाता है। पफ पैनल इंस्टॉल करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं से लीकेज ना रह जाए, क्योंकि लीकेज से हमारी कूलिंग लॉस होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इसके लिए सारे जॉइंट्स में सीलन भरा जाता है और बड़े गैप और होल को पफ केमिकल से सील किया जाता है और पूरे चेंबर को एयर टाइट बनाया जाता है। बाद में सारे दरवाजे लगाए जाते हैं और इस तरह से हमारा इंसुलेशन काम पूरा होता है। इंसुलेशन के बाद आखिर में इसकी मशीनें लगाई जाती है, जिसमें इवेपोरेटर यानी कि इंडोर यूनिट लगाया जाता है, जो सबसे ऊपरी मंजिल पे इंस्टॉल होता है। और बाहर एक छोटा सा मशीन रूम भी होता है, जिसके अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट को इंस्टॉल किया जाता है। बाद में ये सारी मशीनों को पाइपिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसकी वायरिंग हो जाती है और सब पूरा होने के बाद आखिर में मशीन को चालू करके इसकी टेस्टिंग की जाती है और इस तरह हमारा कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जाता है। अगर 5 या 100 मैट्रिक टन वाला कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, और अगर 5000 या 10,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो इसे बनाने के लिए 10 से 12 महीने तक का समय लगता है। अब हम आपको बताएंगे कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि कितनी लागत लगती है। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज की लागत उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से होती है। अगर 5 या 10 मैट्रिक टन वाला छोटा कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो वो 4 लाख से 10 लाख में बन जाता है, और अगर हमें बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसमें 8 से 9 करोड़ तक की लागत लग सकती है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज एरिया, शॉर्टिंग एरिया, लेबर क्वार्टर, ऑफिस एरिया, मशीन रूम, यह सब भी इंक्लूड रहता है। कोल्ड स्टोरेज का बजट उसकी कैपेसिटी और डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अगर हमें मल्टी चेंबर वाला कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो वो हिसाब से हमें ज़्यादा पार्टीशन और मशीनें लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आएगा। और अगर हम सिंगल चेंबर बनाते हैं तो खर्चा कम आता है। ज़्यादा पार्टीशन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारा स्टोरेज पूरा नहीं भर पाता या फिर हमें आधा ही माल भरना है तो जो चेंबर खाली है उसकी मशीन हम बंद रख सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली की बचत होती है। और अगर हमारे पास सिंगल चेंबर है जो आधा ही भरा है तो भी हमें सारी मशीनें चालू रखनी पड़ेगी और बिजली का बिल भी पूरा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी चेंबर वाला कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह से हमारी ज़रूरत के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दोस्तों, ये थी कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूरी जानकारी। अब देखते हैं ऐसे ही एक कोल्ड स्टोरेज का वीडियो जिसमें पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस दिखाई गई है।
कोल्ड स्टोरेज के अलावा ये पफ पैनल का इंडस्ट्रियल पार्टीशन में भी उपयोग होता है। देखिए कैसे पफ पैनल से कई सारे पार्टीशन लगा के अलग अलग चेम्बर्स बनाए गए हैं। था पफ पैनल पार्टीशन। अब देखते हैं फॉल सीलिंग, जिसे थर्मल इंसुलेटिव सीलिंग भी कहा जाता है, जो पफ पैनल से बनती है। अब हम देखेंगे एक बड़े इंडस्ट्रियल शेड के अंदर बनी हुई थर्मल इंसुलेटिव फॉल सीलिंग।
दोस्तों, इंडस्ट्रियल पार्टीशन और फॉल सीलिंग के अलावा पफ पैनल का उपयोग बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के अंदर क्लीन रूम बनाने में भी होता है। देखिए ऐसा ही एक पफ पैनल से बना हुआ फार्मा क्लीन रूम। फार्मा क्लीन रूम के अलावा अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर हमें कोई डस्ट फ्री एनक्लोजर बनाना है तो वो भी पफ पैनल से ही बना सकते हैं। देखिए ऐसा ही एक डस्ट फ्री एनक्लोजर जो पफ पैनल से बनाया गया है।
दोस्तों इसके अलावा पफ पैनल से हम पेंट हाउस भी बना सकते हैं। अगर हमारे घर के सामने कोई खुली टेरेस है तो वहाँ पर पफ पैनल से हम कमरे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसा ही एक वीडियो जिसमें ओपन टेरेस पर एक जिम एरिया बनाया गया है। अगर कोई स्कूल या कॉलेज में हमें लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला बनानी है तो वो भी हम पफ पैनल से बना सकते हैं। देखते हैं ऐसी ही पफ पैनल से बनी हुई एक लेबोरेटरी।
अगर किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कर्मचारियों को बैठने के लिए ऑफिस या केबिन बनानी है तो वो भी पफ पैनल से ही बनती है। देखिए प्लांट के अंदर बनी हुई ऐसी ही एक ऑफिस। तो दोस्तों हमने जाना कि पफ पैनल का उपयोग आजकल हर जगह हो रहा है, जिससे इस ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ती गर्मी से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आइए देखते हैं पफ पैनल बनाने की ऐसी एक फैक्ट्री जहां वॉल पैनल और रूफ पैनल बनते हैं।
दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो या इसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में दिए गए नंबर पे हमारा संपर्क करें या हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करें। नमस्कार।